हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है। तो द्विघात का मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 और इसमें से मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है। और द्विघात का समीकरण क्या होता है? द्विघात का समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो माइनस का b अपान ए निकाले हैं उसको यहां रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा c अपान ए जो निकाले हैं उसको यहां रख देंगे। अपना इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्विघात के आगे त्रिघात का मानक समीकरण क्या होता है? त्रिघात का मानक समीकरण होता है ए एक्स क्यूब। त्रिघात है तो 3 से स्टार्ट होगा। त्रिघात का मतलब ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? त्रिघात का मानक समीकरण। त्रिघात के मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का बी अपान का ए। त्रिघात के मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो माइनस का डी अपान का ए। त्रिघात के दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होता है? तो अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान का ए। देखिए, इससे अब आगे निकलता है त्रिघात का समीकरण क्या होता है। त्रिघात का समीकरण क्या होता है? जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है और अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया है सी अपान का ए। तो उसको इसमें रखेंगे ए एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर का 0। आगे देखते हैं, ये हमारा त्रिघात हो गया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? द्विघात का समीकरण। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात का समीकरण तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 क्या होता है? द्विघात का समीकरण। इसमें निकालेंगे हम लोग विविधकर को काहे से डिनोट करते हैं? तो विविधकर को डी से डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। इसी में एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, इसकी खोज श्रीधराचार्य ने की थी। जब क्वेश्चन का फैक्टर नॉर्मल नहीं होता है तो ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। समांतर श्रेणी जो हाई स्कूल के चैप्टर में है, तो टी एनवा पद या एनवा पद बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। जब इसी में अंतिम पद दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा? अंतिम पद एल बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब अंत से एनवा पद निकालना है। जैसे आपको अंत से एनवा पद, तब क्या होता है? एल माइनस का एन माइनस का 1 इंटू डी। एल अंतिम पद होता है, एन पदों की संख्या होती है और डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। इसी में पदों का योगफल होता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस का एल। जब अंतिम पद दिया रहेगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। जब पदों की संख्या और प्रथम पद और सर्वांतर दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें देखिए, हमने आपको साइड में लिख के दिया है कि ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या। डी होता है सार्वंतर। और डी बराबर हम निकालते कैसे हैं? तो T2 माइनस का T1 निकालते हैं और एल बराबर होता है अंतिम पद। आगे देखिए दोस्तों, क्या होता है? आगे रिवीजन करते हैं। दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर का रैखिक समीकरण, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है या k की वैल्यू फाइंड करनी है तो दो चर रैखिक का मानक समीकरण होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण होता है। और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण होता है। अब दोनों से a और a की तुलना कर देंगे तो a1 अपान का a2 बराबर का b1 अपान का b2 इज इक्वल टू c1 अपान का c2। इससे अगर किन्हीं दो वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जैसे a1 और a2 के मान निकालना है तो इनको दोनों को ले लेंगे तो k का मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। अगर आप में b1 और c1 को लेंगे तो इससे भी मान निकल आएगा। दोनों में कोई मान पूछा जाए, आपको एक मान रख देना है, आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट पूछा गया -2, 3 किस चतुर्थांश में है, तो आप किसमें बताएंगे?
थर्ड चतुर्थांश में। तो इसके लिए पहले होता है ये एक मैप ड्रा करते हैं 4 लाइन वाला, उसके बाद उसमें एक एक्स अक्ष होता है और एक एक्स डैश अक्ष होता है। इसी तरह ऊपर होता है वाई अक्ष, नीचे क्या होता है वाई डैश अक्ष। इसमें देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x और y के फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला x वाला है देखिए प्लस और y वाला है प्लस, तो पहले क्वाड्रेंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्लस कामा प्लस। अगले दूसरे में देखते हैं, पहले x का क्वाड्रेंट लिखेंगे, डैश का मतलब होता है माइनस, डैश का मतलब क्या होता है माइनस, तो पहले माइनस हो जाएगा और y का क्वाड्रेंट होता है प्लस, तो माइनस कामा प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में x और y फाइंड करेंगे, x और y, तो x क्वाड्रेंट लिखेंगे, डैश लगा है तो माइनस और y लिखा है तो माइनस, मतलब माइनस का माइनस किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको लिखना है x कामा y, तो x क्या है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख देंगे और y क्या दिया हुआ है y डैश है, माइनस दिया हुआ तो माइनस लिख देंगे। अब जैसे आज इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जैसे -2 कामा -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस और माइनस किस में है, देखिए माइनस और माइनस किस में है थर्ड में, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है +4 कामा -2, अगर प्लस होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए माइनस, यहाँ माइनस कामा प्लस है और यहाँ क्या है प्लस कामा माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा प्लस कामा माइनस है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4। अब दो क्वेश्चन इसमें हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे माइनस का 4 कामा का प्लस का 8 ये किस क्वाड्रेंट में है, आपको कमेंट में कमेंट करना है। और जैसे मान लीजिए दिया है प्लस का 8 कामा माइनस का 7 ये किस क्वाड्रेंट में है, इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ पे ये है और दूसरा बिंदु यहाँ पे ये है। मान लीजिए इसके क्वाड्रेंट क्या है x1 कामा y1 है और इसके क्वाड्रेंट क्या है x2 कामा y2 है। तो इसके बीच की दूरी मतलब जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। आगे देखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब आइए देखते हैं क्या होता है। तो मध्य बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप ऐसे एक पॉइंट खींचेंगे, इसमें लिखेंगे ये पॉइंट हो गया x1 कामा का y1 और सेकंड क्या हो गया x2 कामा y2। अब इसके क्वाड्रेंट हम लोग लिखेंगे x1 x मतलब मध्य बिंदु का मतलब ये बीचों बीच में जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x कामा y। तो इसके अगर क्वाड्रेंट निकालना है तो x कामा y, तो फार्मूला लगाएंगे x बराबर x1 प्लस का x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस का y2 अपान का 2। आगे फाइंड करते हैं केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल हो गया या त्रिभुज हो गया, तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे निकालते हैं, फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी एक बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया और तीसरा बिंदु क्या हो गया C हो गया। अब x के निर्देशांक x1 कामा y1 हो गए और सेकंड के निर्देशांक x2 कामा y2 हो गए और थर्ड के निर्देशांक x3 कामा y3 हो गए। तो इसके बीचों बीच के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x कामा y। जो x कामा ये y है, इसके क्वाड्रेंट निकालेंगे तो x बराबर होता है x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपान 3 और y बराबर होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपान का 3। ऐसे फाइंड करेंगे तो आपको केंद्र के निर्देशांक यानी त्रिभुज के ट्रायंगल के केंद्र के निर्देशांक आपको पता चल जाएंगे। आगे देखते हैं कि आगे स्लाइड में क्या है। आगे है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दिया है और आपसे कह दिया गया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों निर्देशांक दिए हैं, A दिया है, B दिया है और C दिया है। तब आपको फाइंड करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। जब इसमें आपसे पूछा जाए कभी बिंदु संरेख है, तब कुछ नहीं करना, आपको ओनली फॉर ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या दिखा देना है, जीरो दिखा देना। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको फाइंड हो जाएगा।
आगे देखते हैं, एक होता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन के निर्देशांक ये हो गया x, और ये लाइन के निर्देशांक ये x1 कामा y1 हो गया, और ये क्या हो गया x2 कामा y2, और इसको m अनुपाते n में विभाजित करता है, m अनुपाते n, m ये हो गया और n ये हो गया, तो निर्देशांक क्या होते हैं x कामा का y। जो x कामा y होता है इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, x बराबर mx2 प्लस का n x1 बटे m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस का n y1 बटे m प्लस n। आगे फाइंड करते हैं, इसी में जब y विभाजन पूछा जाए तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता, ओनली प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह पे प्लस कर देते हैं। देखिए यहाँ जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, m2 x इक्वल टू m x2 माइनस का n x1 बटे m माइनस का n, आगे m y2 माइनस का n y1 बटे m माइनस का n। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे है आयत। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे होता है त्रिभुज का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का विकर्ण होता है लंबाई इसका स्क्वायर अंडर रूट प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर, आयत का परिमाप होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस का चौड़ाई। इसके साथ लगे हुए देख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। आगे देखते हैं, ये होता है घन और घनाभ। घन का मतलब क्या होता है, घन का आयतन होता है, घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं घन। और घनाभ क्या होता है, जैसे घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है, और घनाभ किससे बनता है, तो माचिस की डिब्बी ऐसा घनाभ। तो देखिए घन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, और घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर या 6 गुणे a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब होता है a मतलब भुजा होती है, इसे साइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH। LBH का मतलब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस का BH का प्लस का HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, इसमें अब हम लोग चल रहे हैं 3D में। बेलन, बेलन किसे कहते हैं, तो जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई आर क्या होती है, आर मतलब रेडियस होती है, ये हमारी आर होती है, और ये ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई हमारी ये वाली होती है, ओके। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। आगे देखते हैं शंकु। शंकु कैसे होता है, पूछा गया था क्वेश्चन एक बार बोर्ड के पेपर में पिछले ईयर में, कि जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है, तो आपको लगाना था शंकु के आकार का होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था। आगे देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। देखिए आगे इसमें और फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग कभी कभी निकालते हैं, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना इसमें, ओनली फॉर ओनली पाइथागोरस प्रमेय को आप अप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। जैसे एल क्या है इसमें कर्ण है, और एच क्या है हाइट है, और आर क्या है इसमें रेडियस है, ओके। आगे चलते हैं, स्लाइड में देखते हैं गोला और अर्धगोला। गोला कैसे बनता है, जैसे देखिए ठोस गोले की बात हम कर रहे हैं, जैसे होता है ना हैमर थ्रो हम लोग फेंकते हैं, वही वाला गोला है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं कि अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है, इसका आधा कर देंगे, 4/3 का आधा होता है 2/3, तो 2/3 आंसर आ जाएगा पाई आर क्यूब। आगे देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई इसमें 3 पाई, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं स्लाइड में, आगे है अपना वृत्त, और क्या है अर्धवृत्त। तो देखिए वृत्त क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ओनली 2 ही फार्मूले आपको वृत्त में पढ़ाए जाएंगे, एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और एक होता है वृत्त की परिधि। आगे चलते हैं वृत्त अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर हाफ पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त की परिधि। देखिए वृत्त और अर्धवृत्त
बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए हमने आपको साथ लिखा है। इसमें होता है पाई आर प्लस का 2r। आगे देखते हैं, आगे है सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तीनों बिल्कुल एकदम बेसिक है और ओनली एरिया इसमें सब में पूछा जाता है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। जो d1 दिया हुआ है और जो d2 दिया हुआ है, ये क्या है, तो d1 और d2 ये विकर्ण है, विकर्ण। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जैसे हो गया, सपोज दैट आप मान लीजिए ये d1 हो गया और सब ये जो रेखा खींची गई, सपोज दैट ये क्या हो गई d2, तो d1 इंटू d2 हो गया। अब इसमें a क्या है, a जैसे आपको भुजा न दिया रहे, आपको निकालना पड़ जाए, तो भुजा कैसे निकालते हैं, तो 4a² बराबर का d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर। ये क्या होता है अपना सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे देखिए समांतर चतुर्भुज। अब तुमसे कोई अगर पूछे कि सम चतुर्भुज कैसे बनता है, तो जब हम वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा, तो आयत को अगर थोड़ा सा ढकेलेंगे तो हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। मतलब ये आमने सामने की भुजाओं का योग कर लेंगे और इनके बीच की ये वाली ऊंचाई याद कर लेंगे, तो हमारा निकल आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें दिया है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। अब जैसे आपसे सिंपली कोई त्रिभुज ना दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसी में समबाहु त्रिभुज में आपसे पूछा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, क्या होती है ऊंचाई, तो √3/2 गुणे भुजा स्क्वायर। आगे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो b/4 √4a² माइनस का b²। ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं, स्लाइड में देखते हैं। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे क्या हो जाएगा, तीनों साइड अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम लोग अर्ध परिमाप क्या होता है, क्या अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c/2 होता है। इसी में क्षेत्रफल निकालेंगे √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं, जो कक्षा 9 के चैप्टर में और कक्षा 10 के चैप्टर में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट स्लाइड। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यानी सारे पद को ऐड कर लेंगे और जितने पद होंगे उसमें से घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यिका माइनस का 2 माध्य। हमने आपको लिख के डिफाइन किया है कि बहुलक जो बार बार आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बार बार आता है उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। आगे देखिए माध्यिका क्या होती है। माध्यिका को क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं, तो आंसर आपको सेम आ जाएगा। जैसे और समपद की माध्यिका क्या होती है, n/2 वह पद प्लस का n/2 प्लस का 1वां पद /2 हो जाता है। और एक होता है विषम पद की माध्यिका। विषम पद की माध्यिका क्या होती है, तो n प्लस का 1/2 वह पद, ये होता है अपना विषम पद की माध्यिका। तो आई होप आपको ये सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यूज होते हैं। तो हमने आपको आज की क्लास ओनली फार्मूले के लिए रिवाइज किया है। अब हम लोग इस पे आधारित धीरे धीरे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।